जेठानी से लिया ससुराल। सोलापुर में सुनीता के पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद वो अपने बेटे हर्ष के साथ ससुराल में अकेली रहती थी। उसका और कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे अपने देवर मनोहर और देवरानी काजल के साथ रहना पड़ा। काजल का घर पर राज चलता था और सुनीता के लिए ये ससुराल किसी जेल से कम नहीं था। काजल ने सुनीता को घर के बाहर नौकरों वाले छोटे से कमरे में उसके बेटे के साथ रख दिया था। एक दिन सुनीता किचन में चाय बनाते हुए अपना हाथ जला बैठती है। जलने की वजह से वो दर्द से कराहने लगती है, लेकिन बिना रुके चाय ट्रे में रखकर बाहर लाती है, जहां हॉल में काजल और मनोहर अपने बेटे राहुल के साथ आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे सुनीता, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या चाय की पत्ती खुद उगाने आसाम गई थी? लगता है काजल भाभी अब बूढ़ी हो रही है। उनके हाथों में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। बस ला रही हूँ भाभी। हे भगवान, ये क्या कर दिया? चाय है या धोबी घाट का पानी है? लगता है भाभी को अब स्वाद की भी समझ नहीं रही। चीनी तो मैंने सही डाली थी भाभी, आप एक बार चख लीजिए ना। उफ, मेरे तो नसीब ही फूट पड़े, दिन की शुरुआत ही खराब कर दी। लगता है भाभी आजकल बस भगवान भरोसे खाना बना रही है। अब ये बेकार चाय पीकर मैं क्या दिन भर सिर दर्द झेलूं? मुझे माफ कर दो भाभी, मैं दूसरी बना देती हूँ। अरे अब रहने दे, तेरा बनाया कुछ ढंग का हो ही नहीं सकता। सुनीता कांपते हाथों से टूटे कप के टुकड़े समेटने लगती है। उधर हर्ष चुपचाप एक कोने में सहमा हुआ बैठा अपनी माँ की बेबसी देख रहा था। अब रात को सुनीता अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। हर्ष बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी माँ के चेहरे की उदासी महसूस कर रहा था। माँ, तुम दिन भर इतना काम करती हो, फिर भी सब तुम्हें ताने मारते हैं। बेटा, औरत का काम यही है, सबको खुश रखना। लेकिन माँ, चाचा चाची तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अरे बेटा, अपने ही घर के लोगों से लड़ाई नहीं करते। पर माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें इस दुख से निकाल लूंगा। बेटा, घर छोड़ने से घर नहीं बसते, प्यार से बसते हैं। लेकिन माँ, ये घर तुम्हारे लिए जेल जैसा बन चुका है। बस बेटा, मैं ठीक हूँ, तू इन बातों में मत उलझ। लेकिन मैं एक दिन सब बदल दूंगा। सुनीता हर्ष को सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में भी दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। अगली सुबह काजल अपने मैले कपड़े सुनीता के हाथ में पकड़ाती है। सुनीता चुपचाप कपड़े लेकर बाहर जाती है और धोने लगती है। तभी मनोहर रस्सी काट देता है और सारे कपड़े किचन में गिर जाते हैं। हे भगवान, देखो देखो, इसे कपड़े धोने भी नहीं आते। अब ये सारे कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे, है ना भाभी? मैं फिर से धो दूंगी ये सारे कपड़े, कोई बात नहीं। अरे छोड़, जब हाथ पैर ही बेकार है तो कर ही क्या सकती है। माँ, हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? बेटा, ये घर तेरा भी है, यूं छोड़कर नहीं जाते। एक दिन मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। अरे छोटा बच्चा भी अब बड़ा बड़ा बोलने लगा। अरे सुन, बड़ा आया माँ का हीरो बनने, जरा दूध के दांत तो गिरने दे पहले। काजल और मनोहर खिलखिलाकर हंसते हैं, लेकिन सुनीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती है। ज्यादा कपड़े धोने की वजह से अगली सुबह सुनीता को तेज बुखार आ जाता है, लेकिन काजल उसे उठाकर काम पर लगा देती है। कांपते हाथों से सब्जी काट रही सुनीता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। हाय राम, अब ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया? पानी डालो, खुद ही उठ जाएगी। माँ, माँ उठो ना। बेटा, मैं ठीक हूँ। जा अपनी माँ को बिस्तर पर सुला दे, और जब होश आए तो सब्जी काटने भेज देना। तुम लोग कितने बेरहम हो। अरे तू अभी बच्चा है, बड़ों की बात समझने में तुझे अभी समय लगेगा बेटा। मैं बच्चा नहीं हूँ, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अरे देखो तो, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला अब हमें ही आंखें दिखा रहा है। अब वक्त आ गया है कि तुम सबका असली चेहरा सबके सामने लाओ। सुनीता अपने बेटे की आंखों में गुस्सा देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि अब घर में कुछ बड़ा होने वाला है। रात के समय सुनीता बिस्तर पर लेटी हुई हर्ष के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में चिंता और डर था। हर्ष के गुस्से की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। दूसरी ओर काजल और मनोहर मजाक करते हुए एक दूसरे से सुनीता की हालत देखकर उनकी हंसी उड़ा रहे थे। हर्ष को क्या पता इस घर में कौन सी औरत सही है और कौन गलत, लेकिन क्या सुनीता भी ना अपना बढ़िया टाइम पास करा रही है। सच में, इसका बेटा बड़ा हो गया है तो अब उसके मुंह से बोलने की बारी भी आ गई।
अरे बोलने दो ना, इन दोनों माँ बेटों की अकल चुन चुन के ठिकाने लगाऊंगी, देख लेना तुम। उधर दूसरी तरफ सुनीता को हर्ष की चिंता सता रही थी। बेटा हर्ष, तुम ऐसा कुछ मत करना, इस समय मैं बहुत तकलीफ में हूँ। माँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन काजल फिर से सुनीता को काम पर लगा देती है। इस बार काम और भी बढ़ा दिया जाता है। उसको कपड़े धोने, खाना बनाना, बर्तन धोना, पोछा मारना, इन काम के साथ घर की साफ सफाई भी करनी पड़ती है। ये सब करके सुनीता बहुत थक जाती है, लेकिन फिर भी वो काम करती रहती है। हर्ष किचन में जाकर देखता है कि उसकी माँ को काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। माँ तुम आराम करो, मैं काम कर दूंगा। क्या हो रहा है? हाँ, तुझे लगता है कि तेरी माँ से ये थोड़ा सा काम भी नहीं होगा? नहीं हर्ष बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो। माँ तुम अब काम कैसे कर पाओगे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो। देखो तो, अब लड़का भी माँ की जगह लेने के लिए तैयार है। बस बेटा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं एक दिन इन सबको उनकी औकात दिखा कर रहूंगा। लगता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तभी तो दिखाएगा ना हमें हमारी औकात। खाने के लिए दाना नहीं और हमको औकात दिखाने की बात कर रहा है। अभी मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुझे और तेरी माँ दोनों को सड़क का रास्ता दिखा दूंगा। खाने को मिल रहा है इसलिए इतनी अकड़ है ना इसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं अपने बेटे के लिए माफी मांगती हूँ। काजल और मनोहर की बातें सुनकर हर्ष का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन सुनीता चुप रहती है। अब समय बीतते बीतते हर्ष बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। ये क्या कर रही हो? घर का काम करो सुनीता, हर्ष को क्या सिखा रही हो? देख लेना सब, वो दिन अब दूर नहीं जब मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। माँ रहने दो अभी, रात में पढ़ा देना वरना चाची तुम पर गुस्सा करेंगी। हाँ ठीक कहा बेटा, जा तू जाकर ये सब पढ़ ले तब तक। एक दिन अचानक घर पर हर्ष के रिश्ते वाले आते हैं। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन काजल जब लड़की की फोटो देखती है तो उसका इरादा कुछ और हो जाता है। हर्ष के लिए बढ़िया रिश्ता आया है, क्यों ना इस लड़की की शादी राहुल से करवा दूं। पर वो तो अभी छोटा है भाभी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में दखल ना दे। लेकिन ये गलत बात है, रिश्ता हर्ष के लिए आया था, राहुल के लिए नहीं। तो ठीक है, उन रिश्तेदारों को तेरी हालत बता देती हूँ। अब कोई नौकरानी के बेटे से अपने बेटे की शादी थोड़ी ना कराएगा। ऐसा ना करना भाभी, हमारे घर के बाहर थोड़ी सी इज्जत बची है, उसको ऐसे ही रहने दो, वरना हर्ष की शादी नहीं हो पाएगी। अब आई ना कल, अब जाकर चुपचाप अपना काम कर। अब राहुल की शादी बबली से तय हो जाती है। सुनीता को लगता है कि बहू के आने से घर में खुशियां आएंगी, लेकिन बबली का रूप काजल को देखकर बदलने लगता है। वो भी सुनीता से अपनी सास के जैसे ही व्यवहार करने लगती है। बबली और काजल ने मिलकर सुनीता से और ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया था। यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगाई तुमने? सुनीता, ये क्या हाल बना रखा है घर का? मैं करती तो हूँ, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। हाँ, खाना खाते समय तो नहीं थकती, अब कैसे थक गई? मम्मी जी जल्दी से ये साफ करवाओ, मुझे ये सब गंदगी देखकर चक्कर आ रहे हैं। सुना ना तूने, मेरी बहू की तबीयत अगर खराब हुई ना तो मैं तुझसे 2 गुना काम करवाऊंगी, समझी? चल जल्दी से करिए। नई बहू के आने के बाद हर रोज सुनीता को बासी खाना खाने को मिलने लगा, जबकि बाकी लोग गर्मा गर्म खाना खाते थे। ये सब सहकर भी सुनीता फिर भी खामोश रहती थी। सुनीता, ये ले तेरे लिए बचा हुआ खाना, खा लेना, इसे बर्बाद ना होने देना। अब मैं क्या करूं, खाने को यही तो मिलता है। अरे महारानी जल्दी खाओ, उसके बाद बर्तन भी धोने। हाँ हाँ खा रही हूँ। काजल ने एक बार फिर से अपना पुराना प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब उसकी नज़र हर्ष की शादी पर थी, तो वो सोचने लगी, मैं हर्ष के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो पूरी नौकरानी बनकर मेरा घर वाला काम करे और मुझसे कभी ज़बान भी ना लड़ाए। पर मम्मी जी, उसकी शादी अब करवाना ही क्यों चाहती हो? अरे बबली, वक्त का खेल है, सुनीता अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती और इससे ज़्यादा काम लेंगे तो ये निकल लेगी, इसलिए अब उसके लड़के की शादी करवानी होगी। वाह मम्मी जी, अब कितनी स्मार्ट हो। एक दिन अचानक हर्ष घर आता है और सबको बताता है कि उसने शादी कर ली है। उसकी पत्नी सोनाली घर में आती है और काजल ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसका प्लान अब फेल हो चुका था। अब ये कहाँ से आ गई? मैं हर्ष की पत्नी हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली।
खुश रहो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे कोई शादी थोड़ी ना होती है। ये लड़की रहेगी कहाँ? अरे, कमाल करती हो आप। मैं अपने पति के साथ उसके घर पर रहूंगी। सोनाली के घर में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। काजल और बबली को लगता है कि अब उनका राज खत्म हो जाएगा। माँ जी, मैं कोई काम करने में पीछे नहीं हटूंगी। ये क्या नया तमाशा है? तुम भी इस घर में काम करने आ गई? मम्मी जी, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मुझे क्या पता, मैं खुद समझूँ तो तुझे समझाऊंगी ना। मेरा प्लान तो चौपट हो गया। अरे, कौन सा प्लान? चुप रहो, तुम्हें तो बाद में समझाऊंगी। काजल और बबली को सोनाली का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अब सोनाली पर चिल्लाने लगते हैं। तुमसे पहले जो काम मुझे करना था अब वो तुम करोगी। मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरों से काम करवाऊं। बस करो अब सब लोग। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। क्या मतलब? हम सब मिलकर काम करेंगे? मतलब मैं और मेरी बहू। काजल और बबली फिर से मिलकर सोनाली को तंग करने का प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सोनाली को काम में उलझाया जाए तो सुनीता को परेशान किया जा सकता है। हम उसे परेशान करेंगे, फिर देखेंगे किससे काम करवाती है। हाँ, अब हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चांस है, इसे गुमराह करना होगा। न जाने अब ये क्या होगा। ये दोनों मेरी बहू के साथ क्या करेंगी? बेचारी मासूम सी बच्ची है। एक दिन काजल अपनी हद पार करती है और सोनाली को ताने मारने लगती है। तभी सोनाली भी उसका जवाब देती है। यह देखकर बबली कहती है, अगर तुमने मेरी सासू माँ के काम में दखल दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे लिए मेरी माँ जी की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। और तुम जैसी औरत, हाँ, उससे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तुम क्या समझती हो, तुम हमसे भिड़ोगी? अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे मुझे तुम दोनों से डर नहीं लगता। एक दिन सोनाली को घर की सफाई करते वक्त एक ऐसा कमरा मिलता है जो काफ़ी समय से बंद था। वो इसे खोलना चाहती है लेकिन काजल उसे रोक देती है। तुम इस कमरे में क्यों घुस रही हो? मुझे इस कमरे की सफाई करनी है। नहीं, इसकी सफाई नहीं होगी। मेरा कमरा साफ करो जाकर। ऐसा क्या है इस कमरे में? खैर, अभी तो जाती हूँ, इसको रात में देख लूँगी। अब रात में सोनाली चुपके से उस बंद कमरे में जाती है और सारे राज का पर्दाफाश कर देती है। वो समझ जाती है कि काजल और मनोहर ने मिलकर पुरानी प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी की है, इसलिए वो कमरे में सबूत ढूंढने लगती है। तभी उसको एक पुरानी सी धूल लगी फाइल मिलती है। ये कागजात, ये तो फर्जी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मतलब हर्ष के दादाजी ने प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए थे और चाचा ने चालाकी से नकली पेपर्स बनवा लिए। अब मैं इनका राज खोलूंगी। इन सबको नानी न याद दिला दी तो मेरा नाम सोनाली नहीं। अगले दिन सोनाली ने सबको बुलाकर काजल और मनोहर का सच सबको बताया। ये सुनकर हर्ष और सुनीता दंग रह गए। तभी मनोहर सोनाली पर चिल्लाने लगा और उसको धमकाने लगा। तुम नहीं समझोगी इन पेपर्स को, छोड़ दो इसे। ये नहीं हो सकता। तुमको ये फाइल कहाँ से मिली? क्या ये सब सच है? सोनाली, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुमको ये सब नहीं करने दूंगा। मैंने इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब सोनाली ने सबको बताया कि वो पेशे से वकील है। ये सुनकर वो तीनों पूरी तरह से डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके षड्यंत्र का खुलासा होगा। अब सोनाली ने न सिर्फ प्रॉपर्टी के राज का पर्दाफाश किया, बल्कि वो काजल और मनोहर को भी धमकाती है कि वे सब कुछ सही करें। अगर तुमने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हारी सारी धांधली खोल दूंगी। तुम हमें समझ नहीं पाओगी, तुम गलत कर रही हो। अगर ये बात सबको पता चली तो हम कहाँ जाएंगे? सोनाली अब अपनी ताकत दिखाती है और काजल मनोहर से साफ साफ कह देती है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो सब कुछ उनके खिलाफ हो जाएगा। अगर तुमने मेरी माँ जी के खिलाफ कुछ किया तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। पूरे शहर को बता दूंगी कि तुमने अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़प कर उनकी पत्नी और बेटे से अपने घर में नौकरों वाला सलूक किया है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, इससे समाज में हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें माफ कर दो, लेकिन ऐसा मत करो। सोनाली ने अब पूरी तरह से मनोहर को फंसा लिया था। वो जानती थी कि ये सही समय है जब उसे अपनी सास और पति के लिए सही कदम उठाना है। तुम लोगों ने जो किया वो अब सबको पता चलने वाला है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमने अपनी ही फैमिली की जान को खतरे में डाला है। सोनाली, ये सब तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं समझोगी। अब काजल और मनोहर को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है।
सोनाली ने कड़ा रुख अपनाया और उन्हें समझा दिया कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब तुम दोनों को अपने किए का हिसाब देना होगा। हम तुमसे माफी मांगते हैं, पर ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने सब कुछ किया है, लेकिन तुम मेरी जान क्यों ले रही हो? तुम दोनों ने हमें कितना सताया है, अब तो सच सामने आ ही गया। मनोहर अब अपने किए पर पछताता है और सोनाली से माफ़ी मांगता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। सोनाली, हमसे जो भी हुआ वो गलत था, हमें माफ कर दो। तुम्हारी माफ़ी का कोई मतलब नहीं, अब मैं वही करूँगी जो सही है। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो बस यही करना चाहिए था। सोनाली ने सबको समझाया कि ये केवल उनके परिवार का नहीं, बल्कि उनके भविष्य का सवाल था। अब वो सबका फैसला करने वाली थी। तुम दोनों ने मेरे सास और पति को बहुत दर्द दिया है, अब इसकी सजा भुगतो। हम जानते हैं कि हम गलत थे, लेकिन अब क्या होगा? अब सब कुछ सही हो जाएगा। सोनाली ने मनोहर और काजल से माफ़ी की शर्तों पर समझौता किया। अब सोनाली ने उन्हें अपने हिस्से की प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन इस बार नियम और शर्तें तय हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें सब कुछ नियम से करना होगा। तुम हमें कैसे माफ़ कर सकती हो? हम सब ने बहुत कुछ सहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। अब परिवार के अंदर शांति लौट आती है। काजल और मनोहर को उनके कर्मों का फल मिल चुका था। सोनाली ने कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से परिवार को एकजुट किया। अब हम सब एक साथ खुश रहेंगे। तुम सही कहती हो, अब हम अपने काम खुद करेंगे। हमने जो गलत किया उसका पछतावा है, अब हम खुद को सुधारेंगे। अब परिवार में प्यार होगा, कोई टकराव नहीं होगा। सोनाली की मदद से अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया था। वो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन की ओर बढ़ने लगे। काजल और बबली को भी घर के काम करने का जिम्मा दिया गया। सोनाली के सबक ने पूरे परिवार को एक साथ बांध दिया और सब खुशी से रहने लगे।